राम राम सभी को नमस्कार। अपने हिंदी में टॉपिक चल रहा था अव्यय। आज अव्यय का अगला भेद संबोधन बोधक अव्यय। संबोधन बोधक अव्यय कई बार इसमें से रिट के भी सिलेबस में है, पटवार के भी सिलेबस में है। इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछते हैं। देखो किस तरह से प्रश्न बनता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा। संबोधन बोधक अव्यय किसी संज्ञा शब्द के साथ यानी वाक्य में किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर संज्ञा का वाक्य के अन्य संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करते हैं। कहने का मतलब वाक्य में किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर उस संज्ञा का वाक्य में किसी अन्य संज्ञा के साथ और संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इनको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखो संबंध स्थापित ये कैसे करते हैं। पढ़ाई के बिना जीवन बेकार है। यहां पर पढ़ाई एक संज्ञा, इसके बाद में आया के बिना, जीवन बेकार है। जीवन भी एक संज्ञा, ये भी एक संज्ञा है। ये इसकी परिभाषा थी। किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर और दूसरी संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो यहां पर के बिना पढ़ाई संज्ञा के साथ जुड़कर और जीवन के साथ इसका संबंध स्थापित किया कि पढ़ाई है तो जीवन है। इसका यह मतलब हुआ पढ़ाई के बिना जीवन बेकार है। तो यहां पर के बिना क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। इसी तरह से दूसरे वाक्य में वह रात भर पढ़ता रहा। वह क्या, रात क्या है संज्ञा, और भर पढ़ता रहा। यहां पर देखो भर इसके बाद में आया है रात भर, तो भर यहां पर क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। रात भर कौन पढ़ता रहा, वह। पुलिस चौराहे तक गई। चौराहे तक, चौराहा संज्ञा है, इसके बाद में तक आया, तो चौराहे तक का संबंध, चौराहे तक कौन गई, पुलिस। तो संबंध बोधक अव्यय इन वाक्यों में पहले में बिना, दूसरे में भर, तीसरे में तक, ये इन वाक्यों में क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। यानी चौराहे का, पुलिस चौराहे तक गई, चौराहे का किसी दूसरे संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया। चौराहे तक कौन गई, पुलिस। रात भर कौन पढ़ता है, वह। के बिना, पढ़ाई के बिना क्या बेकार है, जीवन। संबंध स्थापित करने वाले शब्द इन वाक्यों में बिना, भर और तक हैं। तो ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो क्रिया विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होते हैं तथा संबंध बोधक अव्यय की तरह भी प्रयुक्त होते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक अव्यय की तरह भी प्रयुक्त होते हैं और क्रिया विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द जब स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बताते हैं तब वे क्रिया विशेषण अव्यय माने जाते हैं, किंतु जब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वे संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। देखो फिर से, कुछ शब्द क्रिया विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होते हैं, संबंध बोधक अव्यय की तरह भी प्रयुक्त होते हैं। अब वो कब संबंध बोधक माने जाएं, कब क्रिया विशेषण माने जाएं। देखो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द माने जाते हैं जब वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, किंतु जब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वे संबंध बोधक अव्यय माने जाते हैं। यानी ऐसे शब्द जब क्रिया की विशेषता बताएं तो वो क्रिया विशेषण, जब वो संज्ञा के साथ के या से आए तो वो संबंध बोधक अव्यय माने जाते हैं। जैसे इन वाक्यों में वह आजकल वहां रहता है, एक वाक्य तो ये, वह आजकल वहां रहता है। इस वाक्य में वहां शब्द का प्रयोग क्रिया से तुरंत पहले हुआ है। देखो वाक्य में वह आजकल वहां रहता है, इस वाक्य में वहां शब्द का प्रयोग
रहना क्रिया से तुरंत पहले हुआ है, इसलिए यहां पर ये क्रिया विशेषण है। फिर से देख लीजिए, वह आजकल वहां रहता है। इस वाक्य में वहां शब्द का प्रयोग क्रिया से तुरंत पहले स्वतंत्र रूप से हुआ है, अतः यहां यह शब्द क्रिया विशेषण माना जाएगा। कहने का मतलब क्रिया विशेषण वह होगा जो क्रिया से की विशेषता बताए स्वतंत्र रूप से। देखो अब इसके बाद में दूसरा वाक्य, आपका घर वहां से कितनी दूर है। ये वाक्य, इस वाक्य में वहां शब्द संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है, अतः यहां यह शब्द संबंध बोधक अव्यय माना जाएगा। वाक्य फिर से देख लिए, आपका घर वहां से कितनी दूर है। जब इस वाक्य में वहां शब्द संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है, आपका घर वहां से, तो घर वहां से कितनी दूर है, यहां पर वहां से घर संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये यहां पर क्या है, क्रिया की विशेषता नहीं बनाता, संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय माना जाएगा। तो संबंध बोधक अव्यय जो किसी एक संज्ञा के साथ जुड़कर, एक संज्ञा के साथ बाद में आकर के दूसरी संज्ञा के साथ उसका कोई संबंध जोड़ते हैं, वही क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। फिर इसमें दूसरी बात, नई बात क्या है, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा के साथ और दूसरी संज्ञा का संबंध जोड़े तो संबंध बोधक अव्यय, और वही शब्द जब क्रिया के साथ आकर के क्रिया की विशेषता बताएं तो वो क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, अब देखो संबंध बोधक अव्यय के प्रकार या भेद कितने, 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रयोग के आधार पर इनके भेद। संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग के आधार पर भेद। प्रयोग के आधार पर इनको पुनः 2 भागों में बांट दिया। एक तो सीधा ही मूल संबंध बोधक, ये संबंध बोधक। देखो संबंध बोधक संज्ञा की विभक्ति के पीछे लगते हैं, संज्ञा की विभक्ति के पीछे लगते हैं, यानी संज्ञा के बाद में लगते हैं। जैसे यहां पर अन संज्ञा और के बिना, तो यहां पर के बिना क्या है, संबंध बोधक अव्यय प्रयोग के आधार पर। पानी की तरह, पानी यहां पर संज्ञा है, तो की तरह पानी के बाद में आया, तो की तरह यहां पर संबंध बोधक अव्यय है। तो संबंध बोधक अव्यय संज्ञा की विभक्ति के पीछे यानी बाद में जुड़ते हैं, यानी संज्ञा के बाद में जुड़ते हैं। जैसे अन के बिना, यहां पर के बिना, पानी की तरह, यहां पर की तरह। फिर देखो प्रयोग के आधार पर दूसरा बोध भेद इसका, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ये अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं, संज्ञा के विकृत रूप के बाद प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के विकृत रूप के बाद प्रयुक्त होते हैं, वो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे किनारे तक, तो यहां पर तक आया है, किनारा संज्ञा है, इस किनारा का विकृत रूप, बदला हुआ रूप किनारे, किनारे तक, तो यहां पर ये अनुबद्ध संबंध बोधक हुआ। मित्रों सहित, मित्र मूल शब्द और मित्रों, मित्र का विकृत रूप, तो विकृत रूप के बाद सहित आया, इसलिए यहां पर ये अनुबद्ध संबंध बोधक हुआ। फिर कटोरे भर, कटोरा मूल शब्द, कटोरे भर, तो कटोरे के बाद में भर आया, इसलिए ये क्या है यहां पर, अनुबद्ध संबंध बोधक। इस तरह से प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद कितने, 2। पहला संबंध बोधक जो संज्ञा के मूल रूप के बाद में आता है, जैसे अन्न के बिना, पानी की तरह। अनुबद्ध संबंध बोधक जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आता है, जैसे किनारे तक, किनारा का किनारे, मित्र का मित्रों, मित्रों सहित। तो ये 2 भेद हो गए। फिर व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर इन संबंध बोधक अव्यय के भेद, तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर भी संबंध बोधक अव्यय के भेद 2। देखो कैसे, उत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद 2 कैसे। 1 नंबर मूल संबंध बोधक, मूल संबंध बोधक, मूल संबंध बोधक कौन से होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे बिना, तरह, पूर्वक, पर्यंत, नाई, नाई का मतलब की तरह। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 2 प्रकार के, एक तो मूल संबंध बोधक जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, दूसरे ये कौन से, बिना,
तरह पूर्वक पर्यंत नाई। दूसरे यौगिक संबंध बोधक। यौगिक संबंध बोधक कौन से होते हैं? जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण से बनते हैं, इनसे बनने वाले यौगिक संबंध बोधक कौन से होते हैं? जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण से बनने वाले या क्रिया विशेषण से बनते हैं। जैसे तुल्य, ऐसा, समान, उल्टा, पलटे, लेखे, वहां, भीतर, बाहर, लिए, चलते, जाने, मारे। इस प्रकार के यौगिक संबंध बोधक कौन से हुए? जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण से बनने वाले। जैसे तुल्य, ऐसा, समान, उल्टा, पलटे, लेखे, वहां, भीतर, बाहर, लिए, चलते, जाने, मारे। ये इस प्रकार के। अब देखो व्युत्पत्ति के आधार पर ये संबंध बोधक अवयव कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक तो मूल संबंध बोधक, दूसरा यौगिक संबंध बोधक। अब इसका तीसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर और संबंध बोधक अवयव के भेद। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के भेद 13, इनको 13 छोटे छोटे प्रकारों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर एक तो कालवाचक, वे संबंध बोधक अवयव जो काल के सूचक होते हैं। जैसे पश्चात, तो पश्चात का मतलब बाद में हुआ। जैसे राम के पश्चात श्याम आएगा, तो राम को श्याम से जोड़ता है पश्चात, उसके काल की विशेषता बताता है। राम के पश्चात श्याम आएगा, तो राम को श्याम से जोड़ने वाला पश्चात समय में विशेषता बताता है, तो ये कालवाचक। आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, पश्चात, अनंतर। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के भेद 13। दूसरा स्थानवाचक, यथा नाम तथा गुण, नाम से ही प्रतीत होता है, स्थान के बारे में जानकारी देने वाले संबंध बोधक अवयव। तो अर्थ के आधार पर कालवाचक हो गया। दूसरा स्थानवाचक, जो स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे आगे, जैसे राम के आगे श्याम बैठा है, तो राम के आगे, राम को श्याम से जोड़ा और दो संज्ञाओं को जोड़ने वाले संबंधवाचक। तो आगे स्थान का बोध कराया, स्थानवाचक। पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, तले, पास, दूर, नजदीक, निकट, भीतर, बाहर, अंदर, बीच, परे आदि। ये कौन से होते हैं? स्थानवाचक। फिर दिशावाचक, वही यथा नाम तथा गुण, वे संबंध बोधक अवयव जो दिशा के सूचक होते हैं। जैसे तरफ, तरफ, राम ने श्याम की तरफ देखा, तो की तरफ दिशा का सूचक हो गया, राम को श्याम से जोड़ दिया, इसलिए संबंध बोधक हो गया। तो तरफ, और, पार, आर पार, प्रति, आस पास, इस प्रकार के ये होते हैं। फिर देखो साधनवाचक, जो साधन का बोध कराते हैं, द्वारा। जैसे मैंने मार्कर के द्वारा लिखा, तो मैंने संज्ञा, मैंने है, या राम ने संज्ञा के द्वारा लिखा, तो राम ने मार्कर के द्वारा लिखा, तो राम संज्ञा, मार्कर संज्ञा के द्वारा इनको जोड़ने वाला, तो ये संबंध बोधक हो गया। तो साधन है मार्कर, साधनवाचक में द्वारा, जरिए, हाथ, मार्फत, और सहारे, बल, जबानी। हेतुवाचक, हेतुवाचक वो होते हैं, हेतु का मतलब कार्य किसके लिए किया गया। जैसे राम के लिए लक्ष्मण भी वन गए, राम के लिए, हेतु का मतलब के कारण से। तो राम एक संज्ञा, लक्ष्मण दूसरी संज्ञा, के लिए से इनको जोड़ा गया, तो दो संज्ञाओं को जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद 13। तो ये शब्द हेतुवाचक, के लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर, इस प्रकार से ये हेतुवाचक और इसके अर्थ के आधार पर भेद हो गए। अब देखो इसके अगले भेद और कौन कौन से, किस आधार के ऊपर व्याकरण में इसका वर्गीकरण किया गया है। संबंध बोधक अव्यय का
देखो विषयवाचक एक भेद बताया गया है, विषयवाचक। विषयवाचक अर्थ के आधार पर विषयवाचक कौन से होते हैं कि किस विषय की बात चल रही है, के बाबत भरोसे नाम, के बाबत भरोसे नाम लेखे ये इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, विषयवाचक। फिर देखो इसका अगला भेद व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय का एक भेद व्यतिरेकवाचक, जैसे बिना, सिवा, के बिना, के सिवा, इस पर अलावा, बगैर इस प्रकार के शब्द आते हैं। ये अलावा, बगैर ये व्यतिरेकवाचक होते हैं। फिर विनिमयवाचक विनिमयवाचक बदले, एवज, पलटे, विनिमयवाचक का मतलब ये हुआ कि किस कार्य का प्रत्युत्तर, किसके बदले में किस कारण भी बताया जाता है, जिसमें विनिमयवाचक में बदले, एवज, पलटे। अब 9 नंबर देखो सादृश्यतावाचक। सादृश्यतावाचक संबंध बोधक अव्यय। अब सादृश्यतावाचक कौन से होते हैं, की भांति, के समान यानी भांति, इसको नाई भी कह सकते हैं, के समान। सादृश्यतावाचक यानी दो संज्ञाओं को समान प्रकट किया जाए, वो सादृश्यवाचक होते हैं। सरीखा, इसमें ज्यादातर ये शब्द होते हैं, सा, से, सी। सादृश्यतावाचक में यानी दो संज्ञाओं को समान प्रदर्शित किया जाता है, वो सादृश्यतावाचक कहलाते हैं। फिर देखो विरोध मूलक, जो विरोध के सूचक होते हैं, विरोध मूलक नाम से ही पता चलता है, जो विरोध मूलक होते हैं। और विरोध मूलक कौन से, खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत, इस प्रकार के शब्द इनमें दिए होते हैं। ठीक है, फिर देखो 11 नंबर इसका भेद, विरोध मूलक जो विरोध के सूचक होते हैं। 11 नंबर सहचारणवाचक, सहचारणवाचक। देखो ये सहचारणवाचक कौन से होते हैं, साथ, समेत, सहित, साथ, समेत, सहित यानी दो संज्ञाओं के आपस में साथ साथ होने का, साथ जोड़ने का बोध कराते हैं। सहचारणवाचक संग, अधीन, वंश, इस प्रकार से संग, अधीन, वश, इस प्रकार के शब्द होते हैं। फिर 12 नंबर देखो, 12 नंबर संग्रहवाचक। संग्रहवाचक में जैसे मात्र, भर, तक, पर्यंत। और 13 नंबर है तुलनावाचक। यानी इसमें दो संख्याओं की तुलना वाले शब्द होते हैं, तुलनावाचक। और तुलनावाचक जैसे अपेक्षा, बनिस्पत, आगे, बनिस्पत, अपेक्षा, आगे, सामने, इस प्रकार के शब्द इसमें होते हैं। ठीक है, ये संबंध बोधक के अव्यय का एक भेद है। इसकी मूल परिभाषा क्या, जो दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं वही क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखो इनकी कंपटीशन सिस्टम से संबंधित इनकी कुछ शॉर्ट बात बता दूं
कि संबंध बोधक अव्यय की पहचान क्या है कंपटीशन से, ये हमने विस्तार से पढ़ा। कंपटीशन से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनमें इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है संज्ञा के बाद, संज्ञा के बाद के व से का प्रयोग, संज्ञा के बाद के और से का प्रयोग इसकी मुख्य पहचान है। संबंध बोधक अव्यय की पहचान संज्ञा से के बाद के व से का प्रयोग, और वो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं क्रिया से पहले, क्रिया से पहले आना चाहिए के और से, संज्ञा के बाद में के और से, जैसे के से ये शब्दों सास से सी, तो वहां पर कौन सा होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। इस तरह से ये संबंध बोधक अव्यय होगा। इसके कंपटीशन में पूछे हुए जो प्रश्न है, रिट, पटवार, एसआई या आरपीएससी में जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे आपको अगले पीरियड में सारे के सारे प्रश्न A to Z कंपटीशन में जो भी है आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।